नमस्कार दोस्तों। रेडियो उड़ान की फ्लाइट में उड़ान भरते भरते कहाँ तक पहुँचे आप लोग। आपका फेवरेट स्टेशन आ गया है, द बुक वर्ल्ड। मेरे यानी आरजे राजेश्वरी के साथ अब सुनिए द साइन ऑफ इक्ष्वाकु, लेखक अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित रामचंद्र सीरीज की पहली किताब चल रही है। जरा हम रिकैप देख ले। अभी तक ये हुआ था कि दशरथ जी की 3 रानियां यानी कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी, जब उनके कोई संतान नहीं हुई थी, दशरथ जी और रानियां भी बहुत परेशान थी। दशरथ जी जिस समय रावण के साथ युद्ध में लड़ रहे थे, उस समय कौशल्या जी को रामचंद्र जी का जन्म हुआ और दशरथ जी जिंदगी की पहली लड़ाई हार कर वापस आ जाते हैं और उस लड़ाई के दौरान उनका शरीर भी थोड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है, उनके पैर में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म होता है 6-7 महीने के बाद, और 3 साल बाद सुमित्रा जी के जुड़वा बच्चे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जन्म लेते हैं। रामचंद्र जी के जन्मने के बाद दशरथ जी ने हार का सामना करना पड़ा, इसलिए कैकेयी द्वारा ये बात फैला दी गई थी कि रामचंद्र जी का जन्म अशुभ परिस्थितियों में हुआ, अतः वे खुद अशुभ हैं। दशरथ जी परेशान रहने लग गए और इसी बात को यानी इस विचारधारा को उनका पूरा अयोध्या नगरी भी साझा करने लगा। 6-7 साल के राम होते ही सब बच्चों का गुरुकुल में आगमन हुआ। लक्ष्मण बहुत छोटे थे, मगर फिर भी गुरुजी उन्हें अपने साथ ले गए थे। अब जब तक 13 साल के हुए रामचंद्र जी, तब तक तलवारबाजी में रामचंद्र जी और भरत जी ने अद्भुत प्रस्तुत किया, अपना अद्भुत कला प्रस्तुत करी। सब लोग नाक पे उंगली धरे रह गए। लक्ष्मण जी की और शत्रुघ्न जी की ये कला का प्रशिक्षण अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत छोटे थे ना। इसी दौरान रामचंद्र जी की इंटरनल ग्रोथ भी वशिष्ठ जी करते रहे, यानी वो बहुत डीप थिंकर थे रामचंद्र जी, ऐसा दिखाया गया है। झूठ से उन्हें परेशानी होती थी। जब उनकी ट्रू आइडेंटिटी गुरुकुल में किसी को नहीं बताई गई, तो रामचंद्र जी इससे भी परेशान हुए। वशिष्ठ जी मगर उन्हें उपदेश देते रहे कि कई बार सच बात छुपानी पड़ती है सबके भले के लिए। चलिए अब कहानी इसके आगे जाती है। हर 15 दिन में चारों भाई जंगल की यात्रा में जाते। वो अपने साथ सब जड़ी बूटियां और दवाइयां लेके जाते और देखते जाते जो भी जानवर वहाँ पर घायल होता उसकी सेवा करते, उसको दवाइयां लगाते और फिर उसे छोड़ जाते। हर 15 दिन में वो ये काम करते और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते। आज उन्हें सबसे पहले खरगोश मिला। राम जी ने और भरत जी ने उसकी सेवा करी, उसकी दवाई वगैरह लगा के उसको एक पेड़ के अंदर नुक में रख दिया। शत्रुघ्न भी अपने उसमें योगदान देते। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने जो दवाई लगाई है उसके ऊपर नीम के पत्ते लगाने जरूरी होते हैं। भरत जी हमेशा शत्रुघ्न की इंटेलिजेंस की बहुत तारीफ करते। चारों एक के पीछे एक भाई चलते चले गए आगे। आगे जाते जाते राम जी और भरत जी की डिस्कशन होने लगी और भरत जी कहने लग गए कि दुनिया में अच्छाई तो अब है ही नहीं, किसी को कोई ग्रेटनेस का काम करने की कोई फायदा ही नहीं है। रामचंद्र जी इस बात से सहमत नहीं हुए। भरत जी ने तो इतना तक कहा कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस दुनिया से अगर ह्यूमन बीइंग्स का रेस खत्म हो जाए तो हमारा प्लेनेट अर्थ कितना सुंदर बन जाएगा। राम जी ने कहा ये तो बिल्कुल बकवास बात है, इतने बेकार लोग तो हम नहीं हैं। भरत जी ने कहा नहीं, मगर हमारी ग्रेटनेस के लिए कोई वर्थ ही नहीं है, लोगों की मेंटालिटी ऐसे ही हो गई है। तो राम जी ने कहा नहीं, रूल्स यानी लॉस के थ्रू ये कर सकते हैं। भरत जी ने कहा नहीं, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि आज हमारी अयोध्या जिस कंडीशन में है, किसी को कोई ना रूल्स की पड़ी है और इतनी डिकेइंग सोसाइटी हो गई है। पीपल आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट एनी ह्यूमन वैल्यूज। ये लॉस से अगर हम कर भी लेंगे तो उससे डर के उसे करने का क्या मतलब। राम जी ने कहा खैर इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हारी छुट्टियां कैसी रही घर में तो मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाता। तो भरत जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए, उनको कैकेयी का एटीट्यूड अपनी ओर हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट लगा। उन्होंने तो इतना तक कह दिया, काश कि मेरी माँ भी आपकी माँ जैसी होती तो कितना प्रेम से रहती, मुझे बहुत खुशी होती। राम जी समझ पाए थे कैकेयी जी का मेंटल स्टेचर, वो
बहुत इंटेलिजेंट थी, मगर बचपन में ही उनके इंटेलिजेंस की कदर नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपने ब्रदर युद्धजीत को भी आउटस्मार्ट कर दिया था इंटेलिजेंस में। उनके पिता अश्वपति जी को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ। औरतों का ज्यादा इंटेलिजेंट होना कहाँ सोसाइटी को बर्दाश्त होता है। तो राम जी ने भरत को समझाया, वो तुम्हारी माँ है और वो बस तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चाहती है। भरत जी ने कहा, इससे तो बेटर वो मेरे ऊपर प्यार बरसाती, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा था ना। खैर, भरत जी को की ये सब बातें सुन के राम जी को लगा कोई तो बात है जो उनके दिमाग में घर कर गई है और वो व्यक्त नहीं कर रहे हैं। राम जी ने भरत से पूछा, क्या बात है भरत, क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है। तब भरत जी ने कहा, दादा, गुरुजी ने जो आज हमें बताया, क्या आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपके क्या विचार हैं? राम जी बिल्कुल चुप हो गए। भरत जी ने 2 बार पूछा। राम जी ने कहा, ऐसे ट्रीजन यानी ट्रेटर, चीटिंग की विचारों को मेरे दिमाग में कोई जगह नहीं है। भरत जी ने कहा, ट्रीजन, चीटिंग, अपने देश की और देश प्रेम होना क्या चीटिंग होती है? राम जी ने कहा, नहीं, राजा के खिलाफ हमें और हमारे मन में कोई बात नहीं आनी चाहिए। भरत जी ने कहा, और अगर वो राजा अपने देश की जनता के लिए अच्छा नहीं साबित हो रहा है तो भी? राम जी ने कहा, मनुस्मृति में तो यही कहा गया है कि। भरत जी ने उनकी बात बीच में काट दी। दादा, मनुस्मृति मैंने भी पढ़ी है, मगर ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं? उन्होंने तब ये बोला, मैं सोचता हूँ कि लॉ से सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या मतलब? हाँ, हमेशा लॉ का ही साथ देना चाहिए। और आपको लगता है कि लोगों के ऊपर वो लॉ लगा के वो लोग ठीक हो जाएंगे? वो सिर्फ उसकी जोर में आके इस वजह से होंगे ना ऐसे। राम जी ने कहा, राजा ऐसा होना चाहिए जो अपने ही आचरण से लोगों के लिए एग्जाम्पल स्थापित करे और लोग भगवान को अपने अंदर ढूंढे। भरत जी ने कहा, ये कैसी बात है? ऐसे तो लोगों को हमें ऐसा राजा थोड़ी ना चाहिए जो अपनी उनके ऊपर ऐसा वो करता रहे और राजा बस अपनी जिंदगी के लिए लोगों के लिए अपनी जिंदगी को ऐसा करता रहे। राम जी ने कहा, इस बात पे हम दोनों कभी सहमत नहीं होंगे, तो हम इस बात को यहीं पर रोक देते हैं। भरत ने कहा, चलिए ये तो बताइए, आपको लगता है कि एक राजा इंस्पिरेशनल होना चाहिए अपने आचरण से और भगवान को प्राप्त करना भी चाहिए, लोगों को भी उस रास्ते में चलाना चाहिए ताकि लोग उस भगवान को अपने अंदर खोज के प्राप्त कर सके। तो क्या आपको लगता है जो अभी हमारे राजा हैं, इज ही डूइंग दैट? रामचंद्र जी ने उनको एक शार्प लुक दिया। बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो नहीं फंसे जाल में। भरत जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, चलो दादा, रहने दो। रामचंद्र जी के अपने दिमाग में बहुत कंफ्लिक्टिंग आइडियाज तो हो गए, बट ही वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सन। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम प्राप्त किया है ना उन्होंने, तो वो अपनी माइंड में, सपने में भी अपने पिता के खिलाफ ऐसे रेबेलियस थॉट्स को एंटरटेन कभी नहीं करेंगे। उनका पहला धर्म पितृभक्ति है। लक्ष्मण जी तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। वो जंगल के वातावरण में जो चीजें घटित हो रही थी उनको देख रहे थे, मगर शत्रुघ्न के कान, उनका दिमाग बहुत तेज उन बातों को सुन रहा था। वे सोचने लग गए, राम भैया तो आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी हैं और भरत भैया बहुत प्रैक्टिकल हैं। रावण के साथ युद्ध को आज 17 साल हो गए। हमारे सब राजकुमार गुरुकुल में थे और भरत जी थोड़े रंगीले किस्म के इंसान थे जिनकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हो गई थी। जो चीफ वरन का ट्राइब था, वो लोग बहुत फ्रीली अपने गर्ल्स को अलाउ करते थे किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करना, रिलेशनशिप करना। आज भरत एक लड़की को लेके आए थे दादा से मिलवाने के लिए। कह रहे थे कि इसका नाम राधिका है। शी वॉज एक्सक्विजिटली ब्यूटीफुल। रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। राधिका बहुत एंचैंट हो गई। तुम बहुत फॉर्मल हो। रामचंद्र जी ने संस्कृत में भरत से बात करके कहा कि ये बहुत सुंदर है, और वह वेरी सरप्राइजिंगली राधिका ने भी पुरानी संस्कृत में जवाब दिया। रामचंद्र जी सोचने लगे कि भरत जी भी जानते हैं कि लोकल ट्राइबल पीपल मैरिज कभी अपने ट्राइब से बाहर नहीं करते थे। दे कंप्लीटली फॉरबेड इट। वो अलाउड नहीं था, मगर फ्रेंडशिप सब लोग सबसे कर सकते थे। अब ये नहीं पता वो क्यों इसको रोकते थे।
प्रोबेबली वो सिटी ड्वेलर्स के अगेंस्ट थे कि वो लोग बाहर चले गए, मदर नेचर से दूर चले गए, ये रीजन हो सकता था। मगर वो बस प्रे करने लगे कि उनके भाई भरत का दिल नहीं टूटे। एक दिन फ्री टाइम में राम जी और भरत जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। भरत जी एक मटके से चम्मच के ऊपर चम्मच मक्खन खा रहे थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न थोड़े दूर बैठे थे। दोनों राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों के बीच में कंपटीशन लगा हुआ था, मगर लक्ष्मण की राइटिंग इतनी फास्ट थी वो शत्रुघ्न उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे। लक्ष्मण ही हमेशा जीतते थे। इधर राम जी भरत जी को लविंगली रिप्रिमांड कर रहे थे, तुम इतना मक्खन क्यों खाते हो? तो उन्होंने कहा मुझे बहुत पसंद है दादा। हाँ तो इतना मत खाओ, यू नो कि वो फैट क्रिएट करता है ना। फिर जब भरत जी ने देखा राम जी उनके लिए बहुत चिंतित हैं तो उन्होंने खाना रोक दिया। फिर राम जी ने कहा क्या तुम जानते हो ट्राइबल पीपल के लॉस का? भरत जी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है आप मेरे लिए चिंतित हैं, मेरे लिए और राधिका के लिए। मगर मैं आपको बताऊं, राधिका सब रूल्स ब्रेक करेगी और वो मेरी ही होगी, मेरे से ही शादी करेगी। राम जी ने कहा आर यू श्योर? तो भरत जी ने कहा हाँ। राम जी ने कहा चलो अच्छा है, आई शुड कंग्रेचुलेट यू देन। तो भरत जी का टर्न था। उन्होंने राम जी को पूछा मुझे कब मौका मिलेगा आपको कंग्रेचुलेट करने का? राम जी ने अपनी ओपिनियन बताई, मेरे लिए सिर्फ पैशन और एक्साइटमेंट के लिए एक रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं एक इमेच्योर लड़की से नहीं शादी करना चाहता हूँ। इट शुड बी अ मैच्योर वुमन जिसकी खुद की अचीवमेंट्स और उसकी इंडिविजुअलिटी के लिए मैं उसे रिस्पेक्ट कर सकूं। भरत जी को तो समझ नहीं आया। दादा, रिस्पेक्ट हम अपने गुरु को और अपने माता पिता को कर सकते हैं। वाइफ इज समवन विद whom we share our love, isn't it? तो राम जी ने कहा मगर मेरे लिए वो ट्रस्ट बिल्ड करना और सामने वाले की इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करना ज्यादा बड़ी चीज है। भरत जी ने कहा मुझे तो आपकी वाइफ के ऊपर बहुत तरस आएगा। योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू रियली क्रिएट हिस्ट्री। एक दिन रात को एक अजनबी वशिष्ठ ऋषि से मिलने आया और ऋषि जी की मर्जी के मुताबिक वो रात के समय आया था जब सब जगह शांति थी। लक्ष्मण जी रात को घुड़सवारी करके वापस आए। रूल्स के अगेंस्ट ही था मगर आए। अपना घोड़ा उन्होंने अस्तबल में रखा और देखा आश्रम से थोड़ी दूर में एक पेड़ के पीछे छुपा के एक घोड़ा बांध रखा हुआ है। उन्हें लगा उन्हें जाके ऋषि जी से बता देना चाहिए कि कहीं कोई अनजान आदमी आ गया यहाँ पे। वो गुरुजी के आश्रम की ओर, उनके कमरे की ओर गए। वो खाली था। उनको थोड़ा सस्पिशन हुआ, डाउटफुल हो गए। वो आगे घूमते हुए गए तो पुल के नीचे गुरुजी किसी से बात करते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। वो किसी झाड़ी के पीछे बिल्कुल छुप के बैठ गए और उनकी बातें सुनने लगे। उन्होंने देखा गुरुजी जिनसे बात कर रहे थे एकदम गोरा आदमी, शरीर में बहुत बाल और पीछे नीचे उनके एक्स्ट्रा ग्रोथ थी। यानी वो तो नागा कम्युनिटी का आदमी था जो बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाने वाली कम्युनिटी थी अयोध्या में, और सब लोग उनसे नफरत करते थे। इनसे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं? वो आदमी गुरुजी से कह रहा था आपको जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा क्यों? उसने कहा क्यों, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं सोचूंगा, सोच समझ के करूंगा। उसने कहा कई बार सोच समझने में मूर्खता हो जाती है। उन्होंने कहा वो तो भविष्य ही बताएगा, मगर मैं सोच समझ के करूंगा। उसने कहा आपको तो पता ही है, लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आप बगावत करने वाले हैं। लक्ष्मण जी की तो आंखें फटी की फटी। उसने कहा आप राजा के खिलाफ आप तो रेवोल्यूशन करने वाले हैं ना, रिबेलियन करने वाले हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा जो लोग ऐसा सोचते हैं और ये नहीं जानते कि मेरी कितनी बड़ी सोच है, और ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, ये तो मानवता की, हमारे कंट्री की बात है, हमारे देश की बात है कि उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा। जो लोग की सोच बहुत छोटी है, जो ऐसा सोचते हैं, उनको सोचने देते हैं। ये तो मेरा एक बहुत बड़ा एम है। तो उस आदमी ने कहा हमारा एम? तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ हाँ आई एम सॉरी, हमारा कलेक्टिव एम यही तो है, हमारे देश की भलाई। फिर वशिष्ठ जी ने उसे कहा मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो वो दोनों वहां से चले गए। बस फिर क्या था, लक्ष्मण जी तो दौड़ते भागते सर पे पांव रख के भागे सीधे अपने दादा के पास।
और नींद से उन्होंने राम जी को उठा दिया। राम जी थोड़े इरिटेट हो गए, तुम जाओ सोने जाओ। उन्होंने कहा नहीं दादा, आप मेरी पूरी बात सुनिए। उन्होंने सारी बात राम जी को बता डाली आधी रात को। राम जी ने कहा कि हमेशा तुम्हें कोई ना कोई षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी के पीछे पड़े रहते हो, तुम्हारा वही खाना हो गया लगता है। क्या तुमने भरत को बताया? लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या पता भरत भी उसमें मिला हुआ हो। राम जी को गुस्सा आया, लक्ष्मण भरत भी तुम्हारा दादा है। लक्ष्मण ने कहा भैया आप बहुत सीधे हैं, आसपास में देखिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, बल्कि हमारे गुरुजी भी उसका हिस्सा हैं। राम जाने क्या होने वाला है। राम जी ने कहा, राम जी से लक्ष्मण ने कहा आप ही जाने, आप ही हमें बचाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसे कहा कि ये राम ही जाने। आप हमारे ही कर्ता धर्ता हैं, आप ही हमारे भरण पोषक है, इसलिए आपको हमें बचाना पड़ेगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण अभी तुम जाओ अपने कमरे में और जाके चुपचाप सो जाओ। उन्होंने डांट के लक्ष्मण को उनके रूम में भेज दिया। एक दिन गुरु स्तोत्र कहने के बाद चारों भाई गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ गए। गुरु जी ने सवाल किया, बताओ सबसे आदर्श जीवन क्या होता है? किसी का कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने लक्ष्मण की ओर इशारा करके पूछा। लक्ष्मण के तो चेहरे पे साफ गुस्सा छलक रहा था। पिछले दिन का वाकया उनके दिमाग में अंकित जो था। लक्ष्मण जी ने बहुत गुस्से में राम जी की ओर देखा। गुरु जी ने फिर से पूछा, लक्ष्मण कोई बात है? उन्होंने कहा नहीं गुरु जी, कोई बात नहीं है। सवाल का जवाब भरत जी ने दिया। आदर्श जीवन वो होता है जहाँ लोग पूरी तरह से स्वस्थ हों, खुश हों और अपने कर्मों द्वारा अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण करने में अग्रसर रहे। तो गुरुजी ने पूछा, अगर हर कोई यही करेगा तो हर किसी की इच्छा पूरी कैसे होगी? एक दूसरे के ख्वाब, एक दूसरे की इच्छाएं तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हैं, यानी दोनों में मतभेद आ सकता है। फिर क्या होगा? भरत जी सोच में पड़ गए। फिर बोले, ये तो सरकार का काम है कि वीक यानी जो कम शक्तिशाली हैं उनके इंटरेस्ट सरकार प्रोटेक्ट करे, नहीं तो सिर्फ कुछ शक्तिशाली और इंटेलेक्चुअल लोगों के हाथ में ही तो पावर बन के रह जाएगा। इस पर शत्रुघ्न जी बोले, क्यों दादा, अगर वीक्स को ही प्रोटेक्ट करा जाए तो सोसाइटी का देखभाल कौन करेगा? क्या हमें एक आदर्श सोसाइटी नहीं बनानी? गुरुजी ने भी कहा, जंगल का भी तो यही कानून है। शत्रुघ्न जी ने कहा, हाँ, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर कि जो वीक प्राणी यानी हिरण है उसे तो टाइगर खा लेता है। अगर नहीं खाएगा और हिरण की तादाद बढ़ जाएगी, सारे के सारे ग्रीनरी तो वो खाता जाएगा, फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। ये बैलेंस तो नेचर, प्रकृति ने खुद बनाया है। प्रकृति के कानून के बीच में आने का तो किसी को भी हक नहीं है, गवर्नमेंट को भी हक नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट चाहिए बीच में। गुरुजी ने कहा, क्यों? फिर गवर्नमेंट भी क्यों चाहिए? सबको प्रकृति के कानून के हिसाब से चलना चाहिए, अपने आप चल जाएगा। शत्रुघ्न जी ने कहा, नहीं, ये तो केओस हो जाएगा, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज चीजें जो स्ट्रांग हो, वीक हो, सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। जैसे कि एजुकेशन है, इकोनॉमी चलनी चाहिए, उन्हें सारी नेचुरल रिसोर्सेज और मैनमेड रिसोर्सेज प्राप्त बराबरी में होनी चाहिए। इसके लिए तो सरकार का होना जरूरी है, मगर ये जरूरी नहीं कि सबको बराबर कर दिया जाए, शक्तिशाली और जो वीक है उनको भी। क्योंकि सोसाइटी अल्टीमेटली अगर अच्छी चलनी है तो कुछ लोग जो उसे चलाने के काबिल हैं उनके हाथ में ही देना चाहिए चलाने के लिए। गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, राजा भरत के बाद जितनी भी डायनेस्टीज आई और जितनों के राज आए, उन सबका राज्य तुमने बहुत भली भांति स्टडी किया है। शत्रुघ्न जी ने कहा, हाँ। तो फिर वशिष्ठ जी ने पूछा, अच्छा तो बताओ, तो फिर क्या कारण रहा कि राजा भरत के समय जो इतना अच्छा राज्य था, उसके बाद जो डायनेस्टीज आई वो सब कोलैप्स हो गया और वो काम नहीं कर रही? वैसा तरीका क्यों नहीं काम करा? शत्रुघ्न ने कहा, मुझे नहीं पता। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजा भरत के टाइम पे जो राज था, इतने बड़े वो राजा थे, देवताओं के राजा इंद्र के बाद वो एकमात्र सबसे बड़े राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को संचालित करके एक छत के नीचे वो ले आए। और उनके राज्य में क्रिएटिविटी, लव, कंपैशन का ही केवल स्थान था। पूरी फ्रीडम सबको थी और बहुत अच्छा वो राज करते थे। मगर उनके फ्यूचर में आते आते वो संभला नहीं, क्योंकि जब इस राज को बोलते हैं फेमिनिस्ट राज, ऐसे राज में क्या होता है, धीरे धीरे होते होते लोग लापरवाह हो जाते हैं, अपने काम करते नहीं हैं और वो ऐसा तरीका कोलैप्स हो जाता है।
जब एक फेमिनिन तरीका कोलैप्स हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से मैस्कुलिन तरीका यानी दैट यू हैव टू अडहेयर टू द लॉज स्ट्रिक्टली वाला वापस से आ जाता है। सबको बहुत अचंभा हुआ, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। रामचंद्र जी बहुत एक्साइट हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुजी, तो क्या आपके हिसाब से फेमिनिन वे ऑफ रूलिंग के अलावा एक और भी होता है? गुरुजी ने कहा, हाँ, दैट्स द मैस्कुलिन वे ऑफ रूल। जब फेमिनिन वे बिल्कुल डेकेडेंट यानी खत्म हो चुका होता है और लोग लापरवाह हो जाते हैं, तो फिर मैस्कुलिन वे ऑफ रूल को अपना सर उठाना पड़ता है। उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सच्चाई, ड्यूटी और ऑनर। और जब वो बहुत अति हो जाता है तो इतना रिजिड हो जाता है, तो वो जो वीक और ऑप्रेस्ड ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनको और वीक बनाता जाता है, उनको उठने नहीं देता। तो ये साइकिल होता है। तो राम जी ने पूछा, इसका मतलब जब वो खत्म होने लगता है तो फिर से फेमिनिन वे ऑफ रूल आ जाता है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, ये तो एक साइकिल है, ये चलता रहता है। जब ये एक तरीके का राज नहीं चलता, खत्म हो जाता है अपने एक वक्त के बाद, दूसरे तरीके के राज को अपना सर उठाना पड़ता है सोसाइटी को संभालने के लिए। फिर भरत जी ने पूछा, तो क्या हम ये कह सकते हैं आज का भारत फेमिनिन वे ऑफ रूल में खत्म होता जा रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, आज का भारत तो पूरा कंफ्यूज्ड है, मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में झूल रहा है। मगर मैं इसको ऐसा ही समझूंगा कि फेमिनिन रूल में वो डेकेडेंट यानी खत्म होता जा रहा है। भरत जी ने कहा, तो क्या इसका मतलब हमें या तो अभी मैस्कुलिन रूल चाहिए या एक रिवाइज्ड फेमिनिन रूल चाहिए? क्योंकि मुझे तो लगता है कि हमारा देश ऐसा है, हम हर चीज में रेबेल करते हैं, रेबेलियन करते हैं, सबके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। फ्रीडम के बिना हमारा देश तो जीना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे मैस्कुलिन वे ऑफ रूल में लोग कैसे जी पाएंगे हमारे देश में? इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें एक रिवाइज्ड फेमिनिन वे ऑफ रूल ही वापस लाना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ, आज चेंज होने की तो जरूरत है। भरत जी शांत हो गए और सोच में पड़ गए। राम जी बहुत इंट्रिग्ड हुए। उन्होंने पूछा, गुरुजी, आपने कहा था कि भरत जी के राज्य में जब उन्हें फेमिनिज्म वे ऑफ रूल को चेंज करने की जरूरत थी, वो बहुत स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, बदलना नहीं चाह रहे थे, और वो रूल उनके पिछले रूल के कॉन्ट्रडिक्शन में चालू किया गया था। इसका मतलब ये हुआ, उनके पहले जो भी रूल था उसको उन्होंने बहुत गलत नाम करार दिया था, इसलिए वो वापस उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे थे। तो उसके पहले क्या रूल था, किसका रूल था? गुरुजी ने कहा, वो साम्राज्य कई मिलीनिया पहले शुरू हुआ था, जिसने पूरे के पूरे भारत को कॉन्कर कर लिया था। तो राम जी ने पूछा, वो कौन थे? तो उन्होंने कहा कि उनको उपदेश एक जन से मिला था, एक आदमी से, और एग्जैक्टली अभी हम जहाँ बैठे हैं यहीं पर ही उनका आश्रम हुआ करता था। वो इधर से ही सबको उपदेश देते थे, उन्हीं के उपदेश के अंदर यानी उनके बैनर के अंदर ही पूरे इंडिया में उन लोगों ने वो राज स्थापित किया था। अच्छा गुरुजी, इस जगह पर यहाँ पे कौन थे वो? गुरुजी ने बहुत देर सोचा। आज अगर मैं ये जवाब देता हूँ तो न जाने इन पे क्या असर आएगा, क्योंकि वो नाम अब कोई अपने मुंह पे लेना नहीं चाहता। आजकल के जमाने में वर्जित था वो नाम लेना भी। मगर गुरुजी ने सोच समझ के कहा, उनका नाम था महर्षि शुक्राचार्य। सारे के सारे बच्चे राजकुमार निशब्द हो गए, बिल्कुल शांति छा गई। शुक्राचार्य तो असुरों के राजा थे और उस वक्त देवताओं के और असुरों के बीच में घमासान भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे। और देवताओं के राजा इंद्र ने उन लोगों को आउस्ट कर दिया था। ये मेड श्योर कि इंडिया से वो लोग निकाल दिए जाएं। और इन सब के कारण पीछे जो था वो थे महर्षि शुक्राचार्य। उनका नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया था, अतः अब उनका नाम कोई नहीं लेना चाहता था। रात को वशिष्ठ जी ने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे चारों स्टूडेंट्स आज बहुत कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट पे होंगे। आज का जो पार्ट का पढ़ने उनको रेवलेशन हुआ, उससे वो लोग बहुत विचलित जरूर हुए होंगे। रात को उन्होंने अपने कमरे से बाहर कदम रखा कि मैं देखता हूँ कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। शत्रुघ्न लक्ष्मण तो सो ही रहे थे। थोड़ी दूर वो गए, उन्हें हल्की हल्की आवाजें आने लग गई।
और वो आवाज़ की ओर जाने लगे तो दूर से उन्हें भरत दिखाई दिए, मगर साथ में उनकी एक लड़की थी। और गुरुजी के कानों में आवाज़ पड़ी, भरत जी उसको कह रहे थे, क्यों राधिका, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो राधिका ने कहा, नहीं, मैं अपने ट्राइब्स के कानून को कभी नहीं तोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। भरत ने कहा, मगर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो करती हो। मगर राधिका मना कर रही थी। वशिष्ठ जी बिल्कुल वहाँ पे नहीं गए। उन्होंने सोचा, एक तो पर्सनल चीज़ है, ऊपर से अभी ये बहुत नाजुक समय है, मुझे इन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने कदम घुमा लिए और सामने मंदिर बने हुए थे जिसमें बीच में इंद्रदेव का मंदिर था, वो उसकी ओर गए। मंदिर के बीच में जो स्टैचू था उसके बीच में काफी जगह थी, इतनी कि 4-5 जन भी पीछे खड़े हों तो दिखाई ना दे। वो घूम के जब उधर गए, उन्होंने देखा राम जी एक टूल लेके वहाँ पे कुछ नीचे से खोद के निकाल के देख रहे थे। राम जी को एहसास हुआ कि गुरुजी आ गए हैं। उन्होंने उठ के प्रणाम किया और देखा गुरुजी ने कि राम जी वहाँ पे उन्होंने जो निकाला उस पे इंस्क्रिप्शन यानी कुछ खुदाई करके लिखा गया था। तो राम जी ने पूछा, ये क्या लिखा हुआ है? गुरुजी ने कहा, ये पुराने लैंग्वेज में लिखा गया है जो कि आजकल कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि असुर लोग ये वाली भाषा यूज करते थे। तो राम जी ने कहा कि आप बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो गुरुजी ने उन्हें वो पढ़ के सुनाया। उसमें लिखा हुआ था, ये यूनिवर्स कैसे शुक्राचार्य का बखान कर सकता है कि क्योंकि वो शुक्राचार्य तो यूनिवर्स से भी बड़े थे। ऐसा एक स्लोगन लिखा हुआ था। बहुत अचंभित हुए राम जी उसको पढ़ के। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर शुक्राचार्य जी का आसन था और इधर ही बैठकर वो अपने उपदेश देते थे। राम जी ने कहा, गुरुजी मुझे शुक्राचार्य जी के बारे में और बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना मैंने सुना और पढ़ा है कि इजिप्ट के एक स्लेव फैमिली में उनका जन्म हुआ था और उनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था। वहां से गुजरते हुए एक असुरों की राजकुमारी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और इंडिया में उन्होंने इंडिया के जो सप्रेस्ड सेक्शंस थे उनको बहुत उपदेश दिए, उन्हें लीड किया और उन्हें बहुत बड़े बड़े कॉन्करर्स बनाने का पूरा श्रेय उनको जाता है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है, मगर वो सब स्क्रीन हो चुके हैं और अब हमें प्राप्त नहीं है ज्यादा उन्होंने जो जो चीजें लिखी हैं। इंडिया के सप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड लोग, मगर असुर लोग तो कहीं बाहर के दूसरे देश से आए थे ना? वशिष्ठ जी ने कहा, बिल्कुल बकवास, लोगों ने ये कहानियां गढ़ी हैं, वो हमारे ही भारत के ही लोग हैं, बल्कि देवताओं के फर्स्ट कजिन्स होते हैं। वो देवताओं और असुरों के तो पूर्वज एक ही थे। उनके कॉमन एंसेस्टर्स का नाम था मनुस्कल। शुक्राचार्य जी ने उनको एकत्रित किया और उन्हें हार्ड वर्क और एकता उनका पाठ पढ़ाकर उनको सबको उनकी शक्ति को एकत्रित कर दिया। राम जी ने पूछा, मगर खाली इतने में से तो वो सबको नहीं जीत सकते थे, फिर उनकी जीत कैसे हुई? वो समय क्षत्रियों का समय था, सब में क्षत्रियों की क्वालिटीज थी, सब लोग बहुत अच्छे वॉरियर्स थे, चाहे देवता थे चाहे असुर थे। मगर फर्क ये था, असुर लोगों का गोल केवल एक था, वो लोग एकत्रित एक गोल के लिए लड़ रहे थे, मगर देवताओं में डिविजन्स थी, इसलिए असुरों की जीत हुई। तो फिर उनकी हार क्यों हुई कुछ समय बाद? तो वशिष्ठ जी बोले, जब तुम सक्सेसफुल होते हो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम सक्सेसफुल ही रहते हो तो ये साइकिल है, फिर से तुम्हारी हार होनी तो निश्चित है। शुक्राचार्य ने उन लोगों को एकत्रित किया था एक के बल पर, एकम, यानी एक भगवान ही सब में है। उस एकम के नीचे जब उन्होंने एकत्रित किया, सब उसके फॉलोअर्स थे, तब तक जीत उन्हीं की तरफ रही। जब उसमें डिविजन्स आने लगी, फिर से उनकी हार होने लगी। तो राम जी ने कहा, इसमें नया क्या है? ऋग्वेद भी तो हमें एक ही परमात्मा की ओर तो लेके जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, फर्क है। ऋग्वेद ये कहता है कि बाकी जितनी चीजें हमारे लिए प्राप्त हैं वो मैनिफेस्टेशंस हैं उस परमात्मा की, और उस तक पहुंचने के लिए हमें ये सब वेरिएशंस और बहुत सारी जो हमारे पास चीजें यहाँ अवेलेबल है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है एक को पाने के लिए। शुक्राचार्य का मगर मत डिफरेंट था। वो कहते थे
जितनी भी चीज़ें आसपास में दूसरी हैं, जो मैनिफेस्टेशंस है, वो फॉल्स, वो माया है, वो हमें भटकाती हैं। इसलिए जो सत्य है वो केवल एक ही है, वो परमात्मा है। और इसलिए सडनली क्या हुआ, चाहे वो जो बहुत वैदिक स्क्रिप्चर्स जाने, चाहे वो जो कुछ ना जानता हो, सब बराबर हो गए उनके लिए, उनकी नज़रों में। और ये उस समय के लिए बहुत फोरसाइटेड थॉट था। उस समय में के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों के लिए कि जिसके पास बहुत सारा नॉलेज वैदिक है वो भी उस परमात्मा को पाले, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी पाले। यहीं पर पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। राम जी ने कहा हाँ, तो इसलिए सारे ह्यूमन बीइंग्स वहाँ इक्वल हो गए उनकी नज़रों में, और जो ऑप्रेस्ड यानी जो डाउन ट्रॉडन थे, सब लोग उन लोगों के लिए बराबर हो गए। बल्कि देवताओं में भी जो डाउन ट्रॉडन थे वो भी आके वो इनको ज्वाइन कर लिए, और सब वो बराबर, अब उनका ग्रुप बढ़ गया। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, मगर जैसे मैंने बताया था, हर कॉन्सेप्ट, हर प्रिंसिपल के दोनों साइड्स होते हैं। इसमें भी यही प्रॉब्लम हुई। इनके लिए ये प्रॉब्लम हुई कि जो लोग उस एकम पे नहीं विश्वास करते थे और जो डाइवर्सिटी पे विश्वास करते थे, उनकी ओर ये लोग टॉलरेंट रहे, यानी वो डिवीजन फिर से क्रिएट हो गया। वशिष्ठ जी ने आगे कहा वो इंटॉलरेंट हुए आगे जाके, इसलिए जो लोग एकम पे विश्वास नहीं करते थे उनको वो मार काटने लग गए। रामचंद्र जी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या एकम का मतलब तो ये होता है कि हर किसी में एक ही सोल है, तो हम उसको मार काट कैसे कर सकते हैं जब सब में एक ही भगवान है? तो अगर वो बेसिक प्रिंसिपल ही तुम नहीं समझ रहे हो तो एकम का क्या मतलब? वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, उन लोगों ने इस हद तक किया, सारे मंदिर उन्होंने तबाह कर दिए, सारी मूर्तियां उन्हें तोड़ फोड़ कर डाली। खुद अब उन लोगों में लोग डिवाइड हो गए। हमेशा हिंसा होती रही, तो अब खुद असुरों के अंदर भी डिविजन्स हो गए। देवताओं ने तो अपना कुछ इम्पोज नहीं किया, वो आपस में तो हमेशा डिवाइडेड ही रहते थे। मगर अब क्या हुआ, असुरों के बीच में जो डिविजन्स हुआ, उनके पास उपाय नहीं था, वो जाके देवताओं के साथ सम्मिलित होने लग गए। तो राम जी ने कहा ये तो असुरों ने खुद ही अपनी डाउनफॉल इन्वाइट कर ली। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, यही हुआ। इसके लिए उनका मैस्कुलिन वे अब खत्म होने के कगार पे आ गया। राम जी ने कहा यही तो रिस्क होता है मैस्कुलिन वे में, अति हो जाए तो आप बिल्कुल डिक्टेटर बन जाएं और सबके ऊपर आप हिंसा करने लग जाएं। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, ये तो सच है, मगर फेमिनिन वे ऑफ रूल के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। बहुत मुश्किल है सब लोगों को एक ही बैनर के नीचे यूनाइटेड लेके आना, क्योंकि उसका बेसिक आधार तो लव एंड कंपैशन होता है, और लोगों को सबको एक चीज पे मान्य करना, मिरेकल कोई हो तो ही हो पाता है वो। राम जी को आज के भारत की यानी अयोध्या की सिचुएशन के लिए मैस्कुलिन वे ऑफ रूल ही जवाब लगा, मगर उन्होंने कहा मैस्कुलिन वे को कुछ चेंजेस के साथ हम यहाँ ला सकते हैं। लोगों के बीच में क्वेश्चंस करने के लिए हमें एनकरेज करना चाहिए, ताकि उनको वो लिबर्टी रहे कि वो समाज में सवाल कर सकते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा फेमिनिन वे क्यों नहीं हो सकता? तो राम जी ने कहा फेमिनिन वे के जो लीडर्स होते हैं, मुझे लगता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को झटकते हैं। वो अपने डिसाइपल्स, फॉलोअर्स को कहते हैं तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है करो। इससे तो केओस हो जाता है। और सोसाइटी अच्छी अगर फंक्शन करनी चाहिए तो उसके लिए लीडर्स को बहुत स्ट्रांगली डिसीजन मेकिंग होना चाहिए उनका, और उन्हें आगे होकर डिसीजन लेना चाहिए। वशिष्ठ जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा अगर इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए तो मैस्कुलिन वे इज बेटर, बट लॉन्ग रन में जो स्टेबल रहे वो फेमिनिन वे ही सही रहता है। राम जी डिड नॉट गिव अप। ही सेड मैस्कुलिन वे भी अच्छा साबित हो सकता है अगर हम अपने पुराने मैस्कुलिन वे से लेसन्स लें और उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएं। वशिष्ठ जी ने कहा क्या तुम ऐसा एक नया साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो? तो राम जी ने कहा हाँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम उसको बस असुरों वाला राज्य का नाम न देना। तो राम जी ने कहा तो आप सजेस्ट करिए क्या दें? उन्होंने कहा देखो नाम में कुछ नहीं रखा, इट इज अल्टीमेटली द फिलोसफी दैट यू आर गोइंग टू फॉलो। तो देवताओं ने तो फेमिनिस्ट वे फॉलो किया, असुरों ने मैस्कुलिन वे, मगर क्या पता तुम जो करना चाहते हो और जो मैं समझता हूँ तुम जरूर कर पाओगे वो बिल्कुल अलग होगा। देवताओं के डिसेंडेंट्स ही हैं चंद्रवंशी, तो और होने के बावजूद भी तुम एक मैस्कुलिन वे ऐसा स्थापित करो जो कि पुराने वाले मैस्कुलिन वे से डिफरेंट हो और एक नया राज्य स्थापित हो। वशिष्ठ जी ने राम जी के शोल्डर्स पे अपना हाथ रख के बोला मैं तुम्हें शुक्राचार्य की जिंदगी के बारे में और बहुत कुछ बता सकता हूँ। ही वॉज अ ग्रेट पर्सन
उनकी सक्सेस से तुम जितना सीख सकोगे, बड़े लोगों के फेलियर से तुम ज्यादा सीख पाओगे। राम जी ने कहा, जी गुरुजी, मैं जरूर सीखूंगा। वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं द साइन ऑफ इक्ष्वाकु बाय अमीश त्रिपाठी। राम जी के और वशिष्ठ जी के बीच में इंद्रदेव के मंदिर में शुक्राचार्य के विषय में जो वार्तालाप हुई, उस बात को कई महीने गुजर गए। आज राजकुमारों का आश्रम में लास्ट डे है। लक्ष्मण जी ने सोचा, एक बार और मैं हॉर्स राइडिंग हुआ हूँ। अगले दिन सब राजकुमार महल की ओर जाने वाले थे, क्योंकि उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी। वापसी में लक्ष्मण गुरुजी और उस नागा के बीच की बात को याद करते हुए आ रहे थे। वो पहली वाली मुलाकात नहीं। लक्ष्मण जी ने उनको दोबारा मिलते हुए देख लिया था और छुप कर फिर से उनकी सारी बात सुनी थी। इस बार वो दोनों कह रहे थे, आगे अब जल्दी से मिलना मुश्किल होगा। और उस नागा ने जो आगे बात बोली, लक्ष्मण जी तो बहुत बौखला गए। उसने कहा, सब जगह आपके और रावण के साथ की बड़ी चर्चा हो रही है। वशिष्ठ जी ने लंबी सांस ली। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। क्या वो इतना अच्छा दोस्त है आपका? उसने मेरा उस समय साथ दिया जब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, इसलिए आई विल नेवर फॉरगेट हिम। नागा ने कहा, आपको कभी न कभी तो वो पुरानी कहानी सुनानी चाहिए। मगर वशिष्ठ जी ने टाल दी बात और उन्होंने कहा, खैर मैं तो जानता हूँ तुम आज क्यों आए हो यहाँ पे। उसने कहा, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ वो राम है। नागा थोड़ा सरप्राइज था, राम? मैंने तो सोचा वो भरत होंगे। नहीं, वो राम है। बस इतना ही लक्ष्मण जी ने सुना था। उस दिन फिर से जाके उन्होंने राम जी को नींद से उठा दिया और कहा, आप इतने सीधे हो, आपके आसपास में इतना षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपको पता है आपके खून का षड्यंत्र रचा जा रहा है। राम जी तो नींद से उठ के इतने बुखला के परेशान होके बोले, लक्ष्मण तुमको हर समय षड्यंत्र ही क्यों दिखता है? हर समय ऐसा क्यों लगता है कोई ना कोई हमें मारना चाह रहा है? लक्ष्मण ने कहा, मुझे कोई नहीं मारना चाह रहा। मैं कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मगर आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। राम जी ने उनकी एक नहीं सुनी। उस दिन घोड़े पे आते वक्त भी मुझे कोई मारना नहीं चाह रहा था, आज भी मुझे कोई मारना नहीं चाह रहा है। तुम प्लीज जाके चुपचाप सो जाओगे। लक्ष्मण ने कहा, दादा ऐसी हालत में मैं आपको जिंदगी में कैसे बचा पाऊंगा? आप इतने सीधे हो और कोई बात समझते ही नहीं हो। राम जी ने मुस्कुरा के कह दिया, फिर भी तुम मुझे बचाओगे ही हमेशा, सारी जिंदगी भर। चलिए दोस्तों, अब ये एपिसोड हम यहाँ खत्म करते हैं। अब आपके पास एक सवाल है। इस बार के एपिसोड में राम जी के और वशिष्ठ जी के बीच की बातचीत बहुत विस्तार से बताई गई है। क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आ रही है कि इसका क्या तात्पर्य है? क्या आप इसका कोरिलेशन आज के हिसाब से बैठा सकते हैं? आपको क्या लगता है, अभी मैस्कुलिन रूल चल रहा है या फेमिनाइन रूल चल रहा है? और हाँ, ये अगर ट्रू है तो पहले कौन सा रूल था और अगला कौन सा आना चाहिए? यदि आप इस कहानी से प्रभावित हुए हैं और आपको लगता है कि ये जो वार्तालाप थी, यानी वशिष्ठ जी ने राम जी के साथ जो करी, क्या ये आगे जाके राम राज्य बनने का बैकग्राउंड है? क्या इसी को आगे राम राज्य बोला जाएगा? आप सुन के और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसमें चैट बॉक्स में अवश्य हमें कमेंट लिखिए। हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं और कहानी में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। See you next time.